जेल में एक कैदी बंद होता है, वहीं से एक पत्र लिखता है जज को और कहता है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है क्योंकि उस शख्स को सजाए उम्र कैद हुई थी। जज के पास ये पत्र पहुंचने से पहले ही ये पत्र मीडिया में फैल जाता है और लोगों की जुबान पे आ जाता है। जैसे ही ये पत्र जब जज के पास पहुंचता है तो जज ने इस पे बहुत ज़्यादा विचार किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का नाम उसने पढ़ा तो फिर वो मंजर, वो सारी चीज़ें याद आने लगती है जब जज ने उसको सज़ा सुनाते वक्त दी थी। और बाकी जब लोग इस बारे में सुनते हैं कि एक कैदी इस प्रकार की विनती कर रहा है, इस प्रकार की गुजारिश कर रहा है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है, तो सभी लोगों के ज़हन में वो बातें याद आ जाती है कि जो व्यक्ति ने ऐसा काम किया था, इस प्रकार का कांड किया था कि जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल उठा था। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था और क्यों जज ने उसको ऐसी कठोर सजा दी थी, और फिर क्या उसको बाहर जाने के लिए अनुमति मिलती है? क्योंकि उसने जो गुहार लगाई थी उसमें कहा था कि जब वो जेल में आया था तो उसके बच्चे 7 या 8 साल के थे, लेकिन अब उसके बच्चे 17-18 साल के हो चुके हैं। वो उनको देखना चाहता है, उनके साथ बाहर घूमना चाहता है। अब आगे क्या होना है, अब ये पूरी इस कहानी में, इस सच्ची घटना के बारे में जब आप जानेंगे, जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तराखंड की जो राजधानी है, इलाका लगता है प्रकाश नगर। उसी प्रकाश नगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजन होता है। राजन जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। राजन का एक साला होता है जिसका नाम प्रदीप होता है, प्रदीप चौधरी। राजन अपने ससुराल जाता है और वहां पर जा करके अपने सास ससुर से बातचीत करता है और कहता है कि वो उसकी जो पत्नी है, यानी जिसका नाम प्रतिमा होता है, उसको गए लगभग 57 दिन हो चुके हैं, वो वापस नहीं आई है। अब जैसे ही परिवार के लोग सुनते हैं कि 57 दिन हो गया है उसको गए, लेकिन जब वो वापस नहीं आई है, इस बात को लेकर के उन्होंने अपने दामाद से भी बातचीत की, लेकिन उसके दामाद ने कहा कि हम तो आपसे पूछने आए हैं, इस बार लग रहा है कि जो प्रतिमा है वो वापस नहीं आएगी। आखिर वो गई तो गई कहाँ पे? उसने अपने माता पिता से भी बात किया, लेकिन कहीं से भी कोई भी बात बनती नहीं नजर आती है। अब इसीलिए जो राजन है वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। लेकिन अब एक दिन राजन बैठा हुआ था घड़ी पे, और जो उसके बच्चे थे वो स्कूल चले जाते हैं। वो बैठ करके घर पे टीवी देख रहा होता है। इतने में उसके दरवाजे की बेल बजती है। वो दरवाजे पे जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने उसका साला खड़ा था जिसका नाम प्रदीप चौधरी था। उसको देखने के बाद वो कहता है कि अरे प्रदीप, तुम अंदर आओ। प्रदीप अंदर आता है, दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान जो प्रदीप है वो कहता है कि लग रहा है कि दीदी आखिर गई तो गई कहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम लोगों को पुलिस के पास चलना चाहिए। इस पर जो राजन है वो कहता है कि नहीं, हमें पर पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। वो मुझे पता है कि वो चली गई है तो आएगी, और देखो पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन उसको बता करके जाना चाहिए था। आखिर उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसके बच्चे कैसे हैं, आखिर मैं कैसा हूँ। इस पर प्रदीप कहता है कि हम लोग चलिए जीजा जी, चलते हैं थाने में और वहां पर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी। इस पर राजन कहता है कि नहीं, हम लोग थाने में नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपने तरीके से खोजबीन करेंगे। प्रदीप कहता है कि ठीक है, लेकिन जो राजन है वो तैयार भी हो जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं थाने। अगर इसमें तसल्ली हम लोग हो जाएगी, हो सकता है कि पुलिस मदद कर देगी तो बढ़िया ही रहेगा। उनको मैं नहा लेता हूँ, नहा करके चलता हूँ। राजन नहाने चला जाता है। नहा करके वो अभी बाथरूम में ही रहता है, तब तक कुछ समय पहले ही प्रदीप के नंबर पे एक मैसेज आता है जो उसकी बहन के नंबर से आया रहता है। वो मैसेज करती है, कहती है कि भैया आप मुझे खोजना नहीं, मैं ढूंढना नहीं, मैं अब वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं यहाँ से छोड़ करके इस प्रदेश को मैं बाहर जा रही हूँ, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ, मैं वापस नहीं आने वाली। कुछ समय बाद जब राजा निकलता है नहा करके, तो जो उसका साला है तुरंत खड़ा होता है और दिखाता है, ये देखिए दीदी का मैसेज आया है, और वो कह रही है कि वो यहाँ से सीधा अमेरिका जा रही, वो वापस नहीं आएगी। अब जैसे ही राजन इस चीज मैसेज पढ़ता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या। वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो हमको पता ही चल गया कि वो तो चली गई है अमेरिका, क्योंकि मैं तुमसे कह भी रहा था, मैं सभी लोगों से कह रहा था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, अब वो वापस नहीं आएगी, लेकिन तुम मान नहीं रहे थे। लेकिन प्रदीप फिर भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम लोग चलेंगे
थाने में चलेंगे और वहां पर कंप्लेन डालेंगे, जो भी होगा कार्रवाई वो देखा जाएगा। इस पर राजन कहता है कि ठीक है। अब दोनों साले और जीजा दोनों पहुंचते हैं थाने में, वही नजदीकी जो थाना होता है प्रकाश नगर थाने में पहुंच करके वहां पर कंप्लेन डालते हैं। कंप्लेन सुनने के बाद जो पुलिस के लोग हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लेन नोट डाउन कर ली जाती है। उसके बाद कहते हैं ठीक है, हम अपने तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। वहां पर इतनी तत्परता नहीं दिखाई जाती है। अब राजन और प्रदीप दोनों घर चले आते हैं। राजन और प्रदीप बैठे रहते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में उनके जो बच्चे हैं वो भी स्कूल से आ जाते हैं। अब ये सभी लोग वहीं पर बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं। तब तक पुलिस के 5 जो जवान होते हैं, सिपाही होते हैं, वो पहुंचते हैं दरवाजे पे और बेल बजाते हैं। अब जैसे ही बेल बजती है तो प्रदीप जा करके दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही पुलिस आती है तो पूछताछ करती है कि आखिर बताइए कि जो आपकी पत्नी है कैसी दिखती है, फोटो कहाँ है उसका, और बहुत सारी जो जानकारी उनको लेनी होती है वो लिए रहते हैं। उसके बाद क्योंकि जो शादी है, शादी कुछ समय पहले ही हुई रहती है, तो इसलिए पुलिस भी तत्परता उस टाइम पर बाद में दिखाती है। और जब पुलिस की सभी जो टीम है, सारी बातें जो हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो जो एसएचओ साहब होते हैं वहां से जब निकल रहे होते हैं तो उनका एक कांस्टेबल होता है जिसका नाम राजीव होता है। राजीव की नजर उसी घर में रखे हुए एक डीप फ्रीजर में पड़ती है। तो सोचता है कि आखिर ये घर में डीप फ्रीजर का क्या काम है। अब जो वो अपने बड़े साहब को यानी एसएचओ को बोलता है कि यहाँ पर देखिए साहब, ये घर में डीप फ्रीजर क्यों रखा गया है। आमतौर पे जो डीप फ्रीजर है ये बड़ी बड़ी दुकानों में रखा जाता है और वहाँ पर जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक रखता है उसके लिए होता है। घर में कोई डीप फ्रीजर का यूज ही नहीं करता है। अब पुलिस के सभी जो जवान होते हैं वो वापस आते हैं, घर में आते हैं और फिर एसएचओ साहब भी आते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर इस डीप फ्रीजर का काम क्या है घर में, इसको तुमने क्यों लगा करके रखा है। तो इस पर राजन कहता है कि ऐसे ही मेरा मन किया था तो मैं खरीद लाया था, तो उसमें ताला भी बंद था। एसएचओ साहब कहते हैं कि आखिर इसमें ताला क्यों बंद है, ताला क्या क्या काम है इस डीप फ्रीजर में। इस पर प्रदीप कहता है, जो उसका साला होता है, वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो राजन कहता है कि ये तुम्हारी दीदी ने जीत करके ये हमसे मुझे मंगवाया था और कहती है कि इसी में सारा सामान रखेगी। जो फ्रीज है वो छोटा पड़ता है और उसको बर्फ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अब इसीलिए वो ला करके मंगवाई थी और ये जल्दी ही मैं लाया था। लेकिन जब चाबी के बारे में बातचीत की जाती है तो चाबी का पता ही नहीं चलता है, चाबी कहाँ है। तो वो कहता है कि उसकी पत्नी यानी कि प्रतिमा ने ही ये चाबी को वो रखी है और रख करके वो चली गई है। इस पर जो पुलिस है वो सख्ती दिखाती है और कहती है कि तुम नौटंकी मत बात करो, जो दूसरी चाबी होती है, इसके दो चाबियां होती हैं। पुलिस जब सख्ती से जब उससे पेश आती है तो जो राजन है वो कहता है कि ठीक है, और वो चाबी ला करके दे देता है। और जो कांस्टेबल होता है वो ताले को खोलता है। खोलने के बाद जब अंदर देखा जाता है तो पॉलीथीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उसमें पूरा फ्रीज जमा होता है, पूरा बर्फ जमा होता है। अब सभी लोग परेशान रहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। अब उस जो सामान रखा हुआ है उसको जब हटाया जाता है, देखा जाता है तो उसमें मांस के कुछ टुकड़े थे। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रिज में रख देते हैं मीट को और फिर वहीं पर वो रखे रहते हैं, उसी में से निकाल करके बना करके खाते हैं क्योंकि रोज बाजार में जाना पड़े। लेकिन अब इसके लिए डीप फ्रीजर की क्या जरूरत थी। पुलिस के सामने तो ये भी सवाल खड़ा था। अब और भी एक पैकेट निकाला जाता है, दूसरा पैकेट निकाला जाता है, तीसरा जब पैकेट निकाला जाता है तो उसमें से कुछ अजीब सा निकल करके आता है। उसमें हथेली होती है, यानी कि यहीं से हाथ रखा होता है और वो भी पूरा एकदम जमा होता है। अब जैसे ही हाथ सामने आता है तो फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। अब उसके बाद प्रदीप से पुलिस की पूछताछ तेज हो जाती है। दरअसल पुलिस पूछती है कि आखिर ये हाथ किसका है और ये सब क्या है। इस पर जो राजन होता है अब उसी फ्रीजर के पास बैठ जाता है और बैठ करके रोने लगता है, दहाड़े मार मार के रोने लगता है। उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये कोई बनावटी नहीं रो रहा है, बल्कि ये सच रो रहा है, इसको दुख है, वाकई दुख है ऐसा। लेकिन जब पुलिस पूछती है कि आखिर बताओ ये है कौन और ये लाश किसकी है, इस पर जो राजा है वो कहता है कि ये जो लाश है ये किसी और की नहीं बल्कि प्रतिमा की है, यही तो मेरी प्रतिमा है। अब पुलिस सभी लोग सन रह जाते हैं, सभी लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा घिनौना काम कर दिया है। सभी लोग कांप जाते हैं, वहां पर उसका जो साला होता है वो भी कांप जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। अब उसने कहा कि उसके छोटे छोटे टुकड़े, बल्कि 1-2 टुकड़े नहीं हुए थे उस महिला के, बल्कि 72 टुकड़े करके और उस महिला को उसी डीप फ्रीजर में डाल दिया गया था और उसका
जो बॉडी थी वो पूरी बर्फ से जम चुकी थी। पुलिस अब उससे पूछताछ करती है और उसके बाद उससे बड़ी ही सख्ती से पूछा जाता है। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें घुमाना चाहता है, लेकिन आखिर अब उसके पास कोई चारा ही नहीं होता है। अब इसीलिए वो सारी सच्चाई बताने के लिए सोच लेता है और उसके बाद सारी सच्चाई एक एक करके बयां करने लगता है। दरअसल वो बताता है कि उसकी उसकी मुलाकात यानी कि प्रतिमा से साल 1999 में दिल्ली में हुई थी। वो दोनों जब एमसीए कर रहे थे उसी टाइम पे। उसके बाद से उनकी जॉब लग जाती है और दोनों वहां से अमेरिका चले जाते हैं। जब घर वालों से बातचीत करते हैं तो घर वाले शादी के लिए मानते नहीं है, तो अब इसीलिए वो लोग अमेरिका चले जाते हैं और जा करके वहीं पर सेटल हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है तो फिर इनकी 2 संतान होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं। और फिर यहाँ पर जो प्रदीप है गांव पे था और जो राजन है अब तो अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ है। लेकिन अब वहां पर बच्चे पालने में दिक्कत होती है, तो प्रदीप से बातचीत होती है कि, तो वो कहता है कि ठीक है। अब फिर वो रूम का जुगाड़ करता है और राजन और प्रतिमा ये दोनों वहां से वापस आ जाते हैं और ये कोलकाता में आते हैं। कोलकाता आने से पहले ये लोग चले जाते हैं अपने गांव यानी कि देहरादून और जा करके वहीं पर रहने लगते हैं। यानी कि पहले तो जो राजन होता है वहीं पर रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वहां से नौकरी की तलाश में कोलकाता चला जाता है और कोलकाता में उसकी जॉब लग जाती है। उधर अब राजन कोलकाता में है, इधर प्रतिमा अपने घर पे यानी कि अपने मायके में अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ अपने बच्चों की देखभाल करती है। अब उधर जो राजन है वहीं पर जॉब कर रहा है, लेकिन अब वहीं पर इसकी जो मुलाकात है एक पड़ोसी से होती है जिसका नाम महिमा होता है। महिमा से जब इसकी मुलाकात होती है, आंखें चार होती हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में अब आपत्तिजनक कार्य होने लगते हैं, यानी कि संबंध बनने लगते हैं। अब इस बात की जानकारी प्रतिमा को चल जाती है। अब जैसे ही प्रतिमा को इसकी बात की जानकारी लगती है तो फिर वो अपने बच्चों के साथ फिर वहीं पर पहुंच जाती है, यानी कि कोलकाता में, और वहीं पर हंगामा खड़ा हो जाता है। दोनों में इस कदर बात बढ़ती है कि हाथापाई होने लगती है। फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है, वही कोलकाता की कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट जो है उसकी सजा तय करता है, यानी कि उसको 20,000 रुपये प्रति माह देने की बात किया जाता है। और जैसे 20,000 रुपये एक महीने की बातचीत आती है तो फिर जो राजन है वो कहता है कि एक काम करते हैं कि हम लोग अपने में ही सुलह कर लेते हैं और जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी अब सुधर जाऊंगा, जो तुम कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब इसीलिए जो राजन है और प्रतिमा है इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और दोनों आकर के अपने घर यानी कि फिर वहां से सीधे आकर के देहरादून में आकर के रहने लगते हैं और वहीं पर ये लोग रह रहे होते हैं और वहां पर भी देहरादून में एक रूम लेते हैं और वहीं पर नौकरी भी करने लगते हैं, यानी कि उसी प्रकाश नगर कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं पर रह करके जॉब करते हैं और जॉब करने के दौरान फिर ये प्रतिमा और राजन एक साथ रहते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी भी आए दिन लड़ाई और झगड़े हुआ करते हैं, क्योंकि जो प्रतिमा है इसके अंदर अभी भी वही शक पैदा हुआ था कि जो कोलकाता में हुआ था कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। अब इसीलिए वो राजन के ऊपर आए दिन शक किया करती थी और इसी बात को लेकर के इन दोनों में झगड़े हुआ करते थे। झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि तू मैं किच किच की इतनी अत हो जाती है कि इन दोनों के बीच में अब हाथापाई भी होने लगती है। एक दिन शाम का वक्त होता है, राजन अपने ड्यूटी से वापस घर पे आता है, खाना पीना खा करके। जो बच्चे हैं वो सारे सो गए रहते हैं। अब इसी दौरान जो राजन है और उसकी पत्नी है प्रतिमा, इन दोनों में तू मैं होने लगती है। हाथापाई तक बात जब पहुंचती है तो राजन उसको धक्का देता है और जो प्रतिमा है वो लड़ जाती है। जो बेड होता है, बेड के किनारे पे जब लड़ती है तो उसके सिर में चोट आती है तो वो बेहोश सी हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है तो फिर राजन अब परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा, अगर ये अब उठेगी तो फिर दिक्कत होगी, फिर ये कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर मुझे झेलना पड़ जाएगा इसको। अब ये काम करते हैं कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। अब इधर जैसे ही वो रास्ते से हटाने की बात सोचता है तो फिर इधर मामला संगीन होता जाता है। अब जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तब तक उसको होश आता है और वो चिल्लाने लगती है। इतने में राजन उसका मुंह दबा देता है और उसके मुंह में पूरी तरीके से रुई ठूस देता है और उसकी वहीं पर गला दबा करके हत्या कर देता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता भी है। और उसके बाद उसको ले जा करके बाथरूम में अंदर रख देता है। उसके घर में 2 बाथरूम थे, एक बाहर था और एक अंदर रूम था जो ज्वाइंट होता है। अब उसी रूम में उसकी बॉडी को रख देता है, बच्चों को खिला पिला करके, और उनको भेज दिया करता था स्कूल। उसके बाद जाता है बाजार और एक दिन डीप फ्रीजर लेकर के आता है, फिर दूसरे दिन लकड़ी काटने वाली मशीन लेकर के आता है, फिर तीसरे दिन आरी लेकर के आता है,
फिर चाकू लेकर के आता है। अब ऐसे कर करके जो भी उसकी ज़रूरत के सामान होते हैं वो सब सारी चीज़ें लेकर के आता है, और फिर दूसरे दिन तो वो लाता है डीप फ्रीजर, तो उसी में ला करके उसकी बॉडी को डाल देता है, और ताकि जो उसकी बॉडी है वो बदबू ना करे, क्योंकि उसने एक हॉलीवुड मूवी देखी हुई थी। अब उसी के आधार पर वो काम करता है, और छोटे छोटे उस महिला के 72 टुकड़े करता है। और जब छुट्टियां होती थी तो जब वो मसूरी घूमने जाया करता था तो उसमें से 4 या 5 पैकेट लेता था और लेकर के चला जाया करता था और वहीं पर फेंक दिया करता था। अब ऐसे ही वो जब भी जाता था तो फेंक दिया करता था, लेकिन अब बच्चों की छुट्टियां भी कम खत्म होती जा रही थी तो इसका पैकेट खत्म नहीं हुआ था। अब इसीलिए वो परेशान था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब इधर जैसे ही अब 57 दिन बीत जाते हैं तो फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसकी बहन प्रदीप की गई तो गई कहाँ। अब इसीलिए सब कुछ मामला संगीन हो जाता है। दरअसल जो प्रदीप है जब वो घर पे आता है तो फिर कहीं ना कहीं उसको संदेह होता है अपने जीजा के ऊपर ही। अब इसीलिए जब वो बातचीत करता है, जब पुलिस थाने में जाने की बातचीत करता है तो फिर वहां पर जो उसका जीजा है वो जाने से मना कर देता है। जब इसके 72 टुकड़े करने के बाद से जब कुछ नहीं होता है तो फिर वो पकड़ा जाता है। जब तो फिर यहाँ पर बात अब आ जाती है सजा की, कि अब इसको कोर्ट सजा क्या तय करेगा। दरअसल जो पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची रहती है उससे पहले जो प्रदीप है उसकी एसएचओ से बात हुई रहती है। दरअसल वो एसएचओ को बताया रहता है सारी बात कि जब उसकी बहन 57 दिन से गायब है और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन जब वो अपने घर में गया था जीजा के यहाँ तो फिर वहां पर जब उसने पुलिस थाने में आने की बात करी तो कुछ ही समय बाद से मैसेज आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उसका जीजा है यानी कि जो राजन है तो वही कहीं ना कहीं पीछे इसके गुनहगार हो सकता है। उसको पता है कि उसकी बहन कहाँ है लेकिन वो बता नहीं रहा है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो फिर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है, लेकिन राजन को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि प्रदीप ने ये भी बताया था कि उसके घर में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो घर में नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि डीप फ्रीजर। इसका घर में कोई काम ही नहीं है। अब इसीलिए जो पुलिस की टीम है जब वहाँ पहुंचती है तो डीप फ्रीजर पर उनकी निगाह पड़ती है, तो फिर सारा जो राज है वो खुल करके सामने आ जाता है। अब जैसे ही राज खुल करके सामने आता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसको साल 1 सितंबर साल 2017 को इसको यानी कि राजन को सजा सुनाई जाती है, जो कि उम्र कैद की सजा होती है। साथ ही साथ 15 लाख का जुर्माना सुनाया जाता है और 70,000 रुपये उसको राजकीय कोष में जमा किया जाता है, करवाया जाता है। हालांकि उसने ये सारी चीजें थी उसने जमा करी, और जमा करने के बाद से वो अपनी सजा काटता है, और काटते काटते अब वो जेल से बाहर आना चाहता था। क्योंकि ये कांड तो उसने 10 साल लगभग पहले ही किया था, लेकिन उसको जो सजा होती है साल 2017 में होती है। उससे पहले तो वो अपनी सजा को काट ही रहा था, लेकिन जब वो अपने बच्चों से मिलने की जब जिद करता है, बातचीत करता है, तो ये बात मीडिया में फैल जाती है। लेकिन जो जज साहब होते हैं उन्होंने ये तय कर दिया कि अब ऐसे व्यक्ति को बाहर रहना उचित नहीं है, ये कभी भी किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। जो अपनी पत्नी को इतनी निर्ममता से उसकी हत्या कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि बाहर जा करके अपने बच्चों को भी जान से मार दे। अब इसीलिए ये जो प्रदीप है वो उनको बच्चों की कस्टडी मिली थी और वो लेकर के अपने घर पे रहता है, अपने भांजों को, और जो बच्चे हैं वहीं पर अपने मामा के घर पे रह रहे हैं, जो अभी 18-19 साल के हो चुके हैं। फिलहाल जो राजन है वो जेल की सलाखों के पीछे ही है, शायद अब उसकी उम्र उसी में कटने वाली है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या मत है। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।